हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का 5th यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड 5th यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे? कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सबके आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक है, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में हम लोगों ने दो केसेस देखे थे। एक तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री से कम होता है तो फिर क्या क्या होगा, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। दूसरा केस था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर क्या क्या होता है। वो सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं आज उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मतलब वो वाले कंसेप्ट हमारा आज काम पे लगने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक स्टडीज़ एंड उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 1 का प्लेलिस्ट। एंड उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स 1 के मैंने जितने भी वीडियो क्लासेस अपलोड किए हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई भी क्लास आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका है दोस्तों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा। ओके, वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो दिया गया है, डायरेक्ट उसे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी। ओके, ये पहला टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ओके, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल के बारे में। ओके, एंड कैपिलरी राइज फॉल का जो इक्वेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। देन उसके बाद कैपिलरिटी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का जूरिन्स लॉ। ओके, एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड आखिरी वाला टॉपिक क्या रहेगा? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन। ओके, तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सरफेस टेंशन टॉपिक में जितने भी टॉपिक सिलेबस में है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब के बारे में। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब बोले तो एक ऐसा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ही कम रहता है। ओके, ट्यूब बोले तो नल, तो एक ऐसा नल है, ये ग्लास का ट्यूब हम लोगों ने मान लिए हैं। तो इसका डायमीटर अगर बहुत कम रहता है, डायमीटर इज वेरी स्मॉल, नियरली अबाउट 1 mm। ठीक है, 1 मिलीमीटर के आसपास अगर इसका डायमीटर रहता है तो इस तरह के नल को हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब को अलग से डिफाइन करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। कैपिलरी ट्यूब इज़ द ट्यूब हुज डायमीटर इज़ वेरी स्मॉल, नियरली अबाउट 1 मिलीमीटर, इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब। अब देखो दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब को अगर हम लोग किसी भी लिक्विड में डुबो देंगे, ठीक है, मतलब हम लोग पार्शियल इसको डुबो देंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिए हैं, इस कंटेनर में हमारा कॉमन सा लिक्विड, बहुत ही फेवरेट लिक्विड, दैट इज़ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग वाटर डालते हैं। इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या रखे हैं? वाटर रखे हैं। अब देखो, इस कंटेनर में अगर हम लोग इस ट्यूब को यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे, ऐसे अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि ये जो लिक्विड है, ये जो पानी है, ठीक है, ये नल के ऊपर ऐसे उठ रहा है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ तक उठा है, तो नल के भीतर वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन बाहर क्या है? बाहर वाटर लेवल नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमें वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब एंड आउटसाइड द ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब के भीतर, कैपिलरी ट्यूब के भीतर एंड कैपिलरी ट्यूब के बाहर
वाटर लेवल में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। किसी भी कैपिलरी ट्यूब को अगर हम लोग कोई भी लिक्विड में, ठीक है, कोई भी लिक्विड में ऐसे पार्शियली ऐसे हम लोग रखेंगे वर्टिकली हम लोग अगर इसको ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस ट्यूब के भीतर लिक्विड का लेवल एंड बाहर में जो लिक्विड का लेवल है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाटर के केस में ऊपर गया है, अगर मरकरी लेते, ये वाला लिक्विड अगर मरकरी लेते तो नीचे आता, लेकिन डिफरेंट लेवल में रहता। ठीक है, इनसाइड नल के भीतर जो लेवल है वो ऊपर रहता या फिर नीचे रहता। ओके, तो लेवल में डिफरेंस देखने को मिलता। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिलरिटी कहते हैं। चलो कैपिलरिटी को अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन फटाफट से लिख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कैपिलरिटी तो फिर आपको डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा डेफिनेशन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो कैपिलरिटी क्या है दोस्तों, कैपिलरिटी इज़ द फेनोमेनन। तो कैपिलरिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिलरिटी इज द फेनोमेनन, ठीक है, कैपिलरिटी इज द फेनोमेनन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये वाला चीज तो आप लोगों ने लिख लिए हैं। Capillarity is the phenomenon by virtue of which the level of liquid inside the capillary tube is different। ठीक है, capillary tube is different that from that of outside। ठीक है, is called capillarity। ओके, कैपिलरिटी क्या है दोस्तों, कैपिलरिटी को हम लोग एक घटना कह सकते हैं जिसके वजह से क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका लेवल एंड कैपिलरी ट्यूब के बाहर जो लेवल है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को फटाफट से लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरिटी के कुछ एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, सोकिंग ऑफ वाटर बाय टॉवेल। ठीक है, नहाने के बाद हम लोग टॉवेल से क्या करते हैं दोस्तों, पानी को पोंछ लेते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो एक्शन होता है जिस वजह से पानी सूख जाता है वो क्या है, वो है कैपिलरिटी की वजह से। ठीक है, सोकिंग ऑफ वाटर बाय टॉवेल फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ओके, एक्चुअली क्या होता है, टॉवेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे ऐसे कैपिलरी ट्यूब जैसा रहता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जैसा रहता है, वो हमारे बॉडी से क्या करता है, जब कांटेक्ट पे आता है तो पानी को सोख लेता है। ओके, तो ये हो गया कैपिलरिटी के एग्जाम्पल। एंड दूसरा हो गया ब्लॉटिंग पेपर, इंक सोख लेता है। ठीक है, सोकिंग ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर से हम लोग क्या पूछते हैं, तो काली टाली पूछते हैं। ठीक है, जो इंक होते हैं पेन का काली होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पोंछते हैं। ओके, तो ब्लॉटिंग पेपर का एक्शन भी हो गया कैपिलरिटी का एग्जाम्पल। देन उसके बाद फाउंटेन पेन, फ्लो ऑफ इंक इन फाउंटेन पेन। ठीक है, फाउंटेन पेन। अब ये फाउंटेन पेन क्या होता है, देखो फाउंटेन पेन में एक्चुअली कैपिलरिटी का जो ये जो कैपिलरिटी फेनोमेनन है
इसको ध्यान पे रखते हुए ये पेन बनाया गया है, क्योंकि नॉर्मल पेन अगर देखेंगे आप, जैसे कि मेरे पास ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, ठीक है, ये वाला पेन, इसको आप ऐसे इस डायरेक्शन पे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लिख सकते, थोड़ा तो लिखेगा लेकिन उसके बाद नहीं लिखेगा। लेकिन फाउंटेन पेन क्या होता है दोस्तों, किसी भी एंगल पे वो लिख सकता है, स्पेस में भी वो लिख सकता है, ठीक है। ये वाला पेन स्पेस में काम नहीं करेगा। ओके, तो 3 इडियट मूवी तो आप लोगों ने देखा होगा। तो वायरस के पास, मतलब वो जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, बीरू सहस्त्रबुद्धे, तो उसके पास जो पेन होता है वो होता है फाउंटेन पेन। उसको किसी भी एंगल पे लिखा जा सकता है। एंड उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, दैट इज़ कैपिलरिटी। ओके, ठीक है ना, कैपिलरिटी। उसमें एक ऐसे ट्यूब है, स्मॉल सा ट्यूब है, बहुत ही स्मॉल सा ट्यूब है। ओके, एंड इधर को क्या रखा जाता है, इंक रखने के लिए एक कंटेनर रखा जाता है, छोटा सा कंटेनर जिसमें कि इंक रहता है। तो क्या होता है कि ये जो इंक है, इसको ये कैपिलरिटी की वजह से ये ऊपर की तरफ चला जाता है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन पे, किसी भी एंगल पे क्यों ना रखें पेन को, तो ये ऊपर की तरफ ऑलवेज जाएगा, ये इस दिशा में ऑलवेज जाएगा। तो यहाँ से इंक निकलता है, इस वजह से यहाँ से इंक निकलता है। ओके, यानी ये निकलता रहता है। जब हम लोग इसको लिखेंगे ना, ठीक है, तो वो अपने आप इंक निकलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फाउंटेन पेन का प्रिंसिपल। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कैपिलरिटी का। एंड और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये होगा राइजिंग ऑफ ऑयल इन द विक ऑफ अ लैम्प। राइजिंग ऑफ ऑयल इन द विक ऑफ अ लैम्प। तो देखो, इस विक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन देखो इसको मैं समझा सकता हूँ। देखो, कोई हमारे पास अगर दिया, तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, दिए कुछ इस तरह से होते हैं दिए। ये दिए हो गया, तो यहाँ पे क्या डाला जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है। और यहाँ पे एक कपड़े का ऐसे इसको ट्विस्ट करके एक ऐसा दिया जाता है, ठीक है, इसको तेल में ऐसे डुबो दिया जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं। तो ये जो तेल है दोस्तों, ये इसी के थ्रू क्या होता है, फ्लो होते रहता है, ठीक है, ये इसी के थ्रू ऐसे फ्लो होते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कौन सा फंक्शन काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों, कैपिलरिटी। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट से। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपिलरी राइज के बारे में। चलो, दोस्तों ये जो यूनिट 5 है, इसमें और भी 5 लेक्चर आएगा। मैं कोशिश करूँगा 20 अगस्त से पहले इसको कंप्लीट कर दूँ। एंड मेरा तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आज छुट्टी है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास कर देता हूँ। कल संडे है, तो फिर 2 दिन मुझे छुट्टी मिल रहा है, इसलिए मैंने ये क्लास को शूट किया, ठीक है। और भी इसके बाद और भी 2 क्लास में ऑलरेडी शूट कर लूँगा, ठीक है ना। एंड मेरा एग्ज़ाम है 16, 17, 18 को, ये 3 दिन मेरा एग्ज़ाम है। आज कितना है, आज तारीख है 14, कल होगा 15। तो आज मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये वाला। ओके, एंड उसके बाद और एक शूट करूँगा, कल संडे है तो कल ये तीसरा शूट करूँगा और चौथा शूट करूँगा, ठीक है। तो ये चारों क्लास मैं इन दिनों में ऐसे अपलोड करूँगा, ठीक है। एक आपका 15 तारीख को आएगा, 16 तारीख को आएगा, 17 को आएगा, 18 को आएगा। ओके, एंड बचेगा सिर्फ एक लेक्चर, जो कि मैं 19 या फिर 20 को डाल दूँगा। तो हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स 1 सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा, डेफिनेटली एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्लास में चलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे
कैपिलरी राइज के बारे में। कैपिलरी राइज, ओके। देखो अब एक कंटेनर में ऐसे लिक्विड है, इसमें हम लोगों ने क्या डाले हैं, ऐसे क्या डुबोए हैं, एक कैपिलरी ट्यूब डुबोए हैं। अगर इस ट्यूब के भीतर जो लिक्विड घुसेगा वो अगर इससे ऊपर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइज होना कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे कैपिलरी राइज। एंड वहीं पे अगर ये वाला लेवल इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, ट्यूब के भीतर का लेवल अगर नीचे की तरफ जाता है बाहर से, ठीक है, तो वो हो जाएगा कैपिलरी फॉल। जैसे इस केस में देखो लिक्विड यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, राइज का एग्जाम्पल होगा। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे एक और ट्यूब लेते हैं, चलो ये वाला ट्यूब नहीं, इधर दूसरा लिक्विड लेते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब डालते हैं ऐसे, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि नीचे की तरफ ये लिक्विड चला गया है, ठीक है, नीचे की तरफ ये लिक्विड चला गया है, तो ये होगा आपका फॉल का एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग वाटर लिक्विड लेते हैं, वाटर एंड ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये अगर ग्लास का होता है तो इस केस में हमें राइज देखने को मिलता है। एंड अगर इसको हम लोग मार्कर लेंगे Hg एंड ये ग्लास लेंगे तो फिर इस तरह के केस में क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के केस में हमें कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा, ओके। तो दोनों ही केस में हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ H = 4T cos थीटा, नीचे आता है रो dg, ठीक है, रो dg, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो डेरिवेशन हम लोग अभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये वाला टॉपिक फिर से कवर करना है फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग स्टडी करेंगे, आप अगर मैकेनिकल ब्रांच के हैं या फिर सिविल ब्रांच के हैं तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करना है, तो तब हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। एंड अभी अप्लाइड फिजिक्स 1 में इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ इसका फॉर्मूला है, ओके। तो इस फॉर्मूला में देखो ये है H = क्या है दोस्तों, कैपिलरी राइज, और इसको फॉल भी कहते हैं हम लोग, कैपिलरी राइज और फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे H क्या होगा, चलो इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये पूरा समझा देता हूँ। T = क्या है दोस्तों, सरफेस टेंशन, T = क्या है, सरफेस टेंशन, एंड रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ओके। D क्या है, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके। देन उसके बाद और क्या रह जाता है, G, ठीक है, थीटा, ओ थीटा भी रह जाता है। G = इसको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एंड थीटा = क्या दोस्तों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है इसका, थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे आया, डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसको समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, ओके, कि ये कैसे आया, किस तरह से आया। चलो, कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, H = 4T cos थीटा रो dg, ठीक है, 4T cos थीटा रो dg। H क्या है दोस्तों, कैपिलरी राइज, राइज के केस में राइज, फॉल के केस में फॉल। T क्या है, सरफेस टेंशन, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसका डेंसिटी, एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसका डायमीटर D। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू भी हमें पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। एंड थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द लिक्विड एंड टाइप ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर एंड ग्लास के केस में ये थीटा का वैल्यू लगभग 0 है, ओके। लेकिन यहाँ पे लिक्विड क्या है, मरकरी एंड ग्लास, तो इस केस में थीटा का वैल्यू लगभग आपका 129 या फिर 130 होता है, ठीक है, 130 के आसपास। इस केस में थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री,
ओके। 0 डिग्री के आसपास रहता है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर भी रह सकता है। ओके, एंड यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 128 या फिर 130 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का देखने को मिल रहा है। चलो, तो ये तो हो गया। अभी चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। सब कुछ लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। चलो, मैं आपको सिर्फ राइस के केस में दिखाता हूँ, कैपिलरी राइस के केस में सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लार्ज करके मैंने ड्रॉ किए हैं क्योंकि समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ओके, तो एंड यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पानी हो गया। ठीक है, फिगर तो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, दैट इज वाटर। ओके, एंड ये कैपिलरी ट्यूब किसका है, ग्लास का है, ठीक है ना। चलो, अब देखो वाटर एंड ग्लास के केस में मैंने थीटा का वैल्यू कितना बताया, 0 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो इस केस में एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग पहले से जानते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, इसका मतलब है एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो ग्लास का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि एडेसिव यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ग्लास के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ग्लास एंड वाटर के बीच में ऐसे कांटेक्ट हो रहा है, तो ये ग्लास का जो मॉलिक्यूल है ये पानी को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस तरह का यहाँ पे शेप बना है। एंड यहाँ पे क्या है, देखो ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल है ये पानी के मॉलिक्यूल को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन पे खींच रहा है। एंड इसी खिंचाव को हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, सरफेस टेंशन, दैट इज टी, ठीक है ना। समझ में आया। इसी खिंचाव को हम लोग क्या, यहाँ पे एडेसिव की वजह से क्या आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, किस डायरेक्शन पे आएगा, इस डायरेक्शन पे आएगा। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इनसाइड द, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ओके, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये जो लिक्विड है हमारा दोस्तों, ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है। अब हम लोग यहाँ से ये वाला इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो लिक्विड गया है दोस्तों, ये जो लिक्विड गया है इसका एक सेल्फ वेट रहेगा, इसका एक वेट रहेगा, वजन रहेगा जो कि नीचे की तरफ काम करेगा। इतना जो पोर्शन ऊपर गया है, ठीक है, इतना जो पोर्शन ऊपर गया है, ये वाला लिक्विड यानी ये छोटा ये वाला लिक्विड, इसका एक वजन रहेगा जो कि नीचे की तरफ काम करेगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे। इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। एंड यहाँ पे इस वाले पोर्शन का भी हमें वॉल्यूम निकालना होगा। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, इजिकल टू होगा सरफेस टेंशन, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो पानी का जो भी ये वेट है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एंड सरफेस टेंशन क्या है, वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, ले जाने की कोशिश कर रहा है, एंड वेट पानी को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। दोनों क्या होगा, दोनों ही इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे एज बोले तो कौन सा दोस्तों, ये सबसे लोअर पॉइंट, यहाँ पे ये जो मेनिस्कस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस। ओके, इसको हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। एंड राइस के केस में मेनिस्कस किस तरह का शेप बना रहा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये वाला शेप बनाएगा
राइज के केस में ये वाला शेप बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड कनकेव, ठीक है, अपवर्ड कनकेव। राइज के केस में मेनिस्कस का शेप कैसा होता है, अपवर्ड कनकेव होता है। ओके, एंड इस मेनिस्कस का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट एंड ये जो वाटर का लेवल है आउटसाइड, ठीक है, इस हाइट को हम लोग कहते हैं राइज, ठीक है, कैपिलरी राइज। इसको हम लोग ऐसे इस तरह से निकालेगा, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, हमें यहाँ पे वेट निकालना है, पूरा वाटर को वेट निकालना है, इज इक्वल टू सरफेस टेंशन कर देना है, ठीक है। एंड सरफेस टेंशन किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, इधर, तो यहाँ पे हमें इसका ये वाला कंपोनेंट निकालना है, दैट इज टी कॉस थीटा। ओके, तो सरफेस टेंशन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा लिखेंगे, सॉरी टी कॉस थीटा। एंड ये पूरा सर्क्यूमफेरेंस पे, ठीक है, ये पूरा सर्क्यूमफेरेंस पे काम करेगा, तो इसके साथ इनटू कर देंगे हम लोग 2 पाई आर, या फिर पाई डी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पाई डी। चलो मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आप लोगों को। ओके, तो समझ में आया। कैपिलरी राइज के केस में मेनिस्कस का शेप क्या होता है, अपवर्ड कनकेव होता है। ओके, एंड एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। वाटर एंड ग्लास के केस में थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। एंड थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा तो फिर डेफिनेटली ये लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या, कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा। चलो कैपिलरी फॉल को भी अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। कैपिलरी फॉल के केस में क्या होता है, कैपिलरी फॉल के केस में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड कैपिलरी फॉल के केस में क्या है, थीटा जो है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे एडेसिव फोर्स से ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स बोले तो सेम सब्सटेंस के मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे जो लिक्विड हम लोगों ने लिए हैं, इस लिक्विड के जितने भी मोलिक्यूल है ये आपस में अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्शन करेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या है, जब भी हम लोगों ने इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे घुसाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मोलिक्यूल है इसको ऊपर जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा, बाकी जो लिक्विड के मोलिक्यूल है ये इसको ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसके केस में होता है, मरकरी एंड ग्लास के केस में। अगर कैपिलरी ट्यूब ग्लास का हो, कांच का हो, एंड लिक्विड आपका क्या हो, मरकरी हो, तो ये वाला केस देखने को मिल रहा है, कैपिलरी फॉल का केस, ठीक है। एंड यहाँ पे मेनिस्कस का शेप क्या होगा, मेनिस्कस का शेप क्या होगा दोस्तों, अपवर्ड कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स, अपवर्ड कन्वेक्स होगा ये। राइज के केस में अपवर्ड कनकेव, फॉल के केस में अपवर्ड कन्वेक्स। एंड फॉल के केस में थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कम होता है। ओके, चलो, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको याद रखना है। बस यहाँ से MCQ पूछे जाते हैं ज़्यादातर, एंड इस फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ओके, पूछा जाने के चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सरफेस टेंशन का। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी सीखे हैं 4t cos थीटा रो डी जी,
यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सरफेस टेंशन के ऊपर। सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो फिर राइज और फॉल वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, कैपिलरी राइज जो होता है वो लिक्विड के सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो कैपिलरी राइज भी ज़्यादा होगा। एंड यही एच जो है दोस्तों ये डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लिक्विड जितना ज़्यादा घना होगा कैपिलरी राइज उतना ही कम होगा। ओके, तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद डायमीटर ऑफ द ट्यूब के डायमीटर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ट्यूब का डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो फिर राइज कम होगा। ट्यूब जितना पतला होगा, मतलब ट्यूब का डायमीटर जितना कम होगा, राइज उतना देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने एक ऐसा लिया है एंड एक ऐसा लिया है, ठीक है। इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इस वाले केस में ज़्यादा ऊपर उठेगा, इस वाले केस में कम ऊपर उठेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमीटर अगर ज़्यादा होता है तो राइज कम हो जाएगा, डायमीटर अगर कम होता है तो राइज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, एंड जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड बात करते हैं थीटा के, तो देखो, तो थीटा के केस में क्या है, ये जो थीटा है, थीटा अगर 90 डिग्री से कम होता है तो यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू मिलता है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, राइज होगा। दैट्स मीन यहाँ पे होगा क्या, राइज। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 120 की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या मिलता है, माइनस मिलता है ना। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा थीटा वैल्यू तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। माइनस बोले तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, फॉल है। ओके, तो थीटा के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे जूरिन्स लॉ के बारे में, देन उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सरफेस टेंशन का। जूरिन्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, जूरिन्स लॉ स्टेट दैट द हाइट ऑफ कैपिलरी rise of a liquid, the height of capillary rise of a liquid due to surface tension is inversely proportional to the radius of curvature of the meniscus, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब के भीतर जो लिक्विड का राइज है, मतलब कैपिलरी राइज, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ओके, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इट states that the height of capillary rise, the height of capillary rise inside the capillary tube is inversely proportional to the radius of curvature of the meniscus। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा जूरिन्स लॉ का स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा बाहर का लिक्विड का लेवल ये था एंड ये हो गया हाइट, ठीक है। एंड ये जो कर्वेचर है दोस्तों, ठीक है, ये जो मेनिस्कस है ये तो एक कर्व है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका भी एक रेडियस रहेगा, ये वाला रेडियस मान लेते हैं, ये वाला रेडियस हमारा आर है,
ओके, क्योंकि ये एक कर्व है, इसको हम लोग अगर पूरा सर्कल बनाएंगे तो इसका भी तो एक सेंटर पॉइंट आएगा एंड इसका भी तो एक रेडियस आएगा ना। तो ये जो हाइट है इसके साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसके साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोले तो अकॉर्डिंग टू जूरिन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूरिन्स लॉ क्या है कि ये जो कैपिलरी राइज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आर एच, ठीक है, ये वाला आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जूरिन्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आर एच इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा एच क्या है, कैपिलरी राइज, हाइट ऑफ द लिक्विड। ओके, एंड आर क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ओके, चलो जूरिन्स लॉ इतना ही था। जूरिन्स लॉ से और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जूरिन्स लॉ को आप फटाफट से लिख लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख लीजिए। मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है भाई, तो मुझे भी थोड़ा स्टडी करना होगा। ओके, तो जितना कम समय में हो मैं ये क्लास करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा जल्दी में क्लास करा रहा हूँ, तो इसीलिए चीज़ों को उतना मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन, और इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन और एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहला क्या है, देखो पहला चीज़ आप लोगों ने तालाब तो देखा होगा ना, तो तालाब में क्या होता है, मच्छर के जो बच्चे होते हैं या फिर मच्छर होते हैं वो पानी में तैरता है, या फिर जो पानी के जो मकड़ियाँ होते हैं, पानी के मकड़ियाँ कुछ इस तरह से देखने को होता है। ठीक है, पानी के मकड़ियाँ जो होते हैं कुछ इस तरह से पानी में तैरते रहता है। ओके, तो इसको आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको जो पिक्चर देखने को मिलेगा इस तरह के इंसेक्ट का, तो वहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये जो पानी के मकड़ी होते हैं वो पानी में किस तरह से तैरते रहते हैं एंड फ्रीली वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, पानी में उसका पैर घुस नहीं जाते हैं, पानी में वो गीला नहीं होते, पानी के ऊपर भी वो तैरते हैं। वो किस लिए, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से पानी का जो सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह, एक पर्दे की तरह, खिंचा हुआ पर्दे की तरह बिहेव करता है। दैट इज़ वाई ये जो मकड़िया है, ये मकड़िया उसके ऊपर रह सकता है, पानी के भीतर नहीं जाता। लेकिन अगर हम लोग हाथ घुसाएंगे तो पानी के भीतर चला जाएगा, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि इसका वजन जो होता है बहुत ही हल्का होता है। ओके, एंड ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि पानी में हम लोग जो नीडल होते हैं, ठीक है, कपड़े सिलाने का जो नीडल होता है, पतला वाला नीडल, उसको भी अगर हम लोग हल्के से पानी के ऊपर रखेंगे, पानी के सरफेस में ऐसे एक अच्छा चलो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप तो घर में कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक गिलास पानी लेंगे आप लोग, ठीक है, ये एक गिलास पानी लेंगे आप लोग, पानी को थोड़ी देर ऐसे ही रख दीजिएगा। ठीक है, पानी स्टेबल होना चाहिए, पानी ऐसे हिलना डुलना नहीं चाहिए, पानी बिल्कुल स्टेबल रहेगा, पानी एकदम ठहर जाएगा। तब धीरे से एक पतले से निडल, जो कि हम लोग कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पतला वाला लीजिएगा एंड धीरे से उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये अगर निडल है हमारा तो इसको ऐसे पकड़ के धीरे से रखिएगा, तो देखिएगा कि पानी के सरफेस में ये निडल जो है दोस्तों वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा, नीचे की तरफ नहीं घुसेगा। ठीक है, वो पानी के ऊपर ही रह जाएगा। तो ये भी किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से पानी का जो अपर मोस्ट लेयर है वो खिंचा हुआ पर्दे की जैसा बिहेव करता है। ओके, ये तो हो गया। अब चले आते हैं बबल पे। ठीक है, वाटर बबल या फिर साबुन के बुलबुले जो होते हैं उसका साइज गोल ही क्यों होता है, फुटबॉल जैसा क्यों होता है, वो ऐसे
क्यूब जैसा क्यों नहीं होता, या फिर ऐसे सिलेंडर जैसा क्यों नहीं होता, सिर्फ ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि जितने भी जियोमेट्रिक फिगर है, जितने भी हम लोग जियोमेट्रिक फिगर देखेंगे ऐसे, ठीक है, इसमें से सबसे कम सरफेस एरिया वाला फिगर कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इसमें सरफेस एरिया सबसे कम रहता है, दैट इज़ वाई सारे जो वाटर बबल या फिर साबुन के जो बुलबुले होगा, ठीक है, वो सभी ये वाला शेप लेता है। ओके, ये वाला शेप लेता है ताकि उसका सरफेस जो है वो कम हो, क्योंकि सरफेस टेंशन का यही टेंडेंसी है कि वो ऑलवेज अपना सरफेस एरिया को कम रखना चाहता है। दैट इज़ वाई जो पानी के जो बूंदे होते हैं या फिर साबुन के जो बुलबुले होते हैं, एयर बबल्स, ओके, वो इसी शेप में रहता है। ओके, ठीक है ना। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। चलो अब और क्या लेंगे, और क्या लेंगे? चलो ये हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन। जो फैक्टर्स सरफेस टेंशन को प्रभावित करता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलो हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन। हेडिंग लगाओ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन। कौन से फैक्टर है सरफेस टेंशन को इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इम्प्यूरिटीज़ के बारे में, ठीक है। इम्प्यूरिटीज़ लिक्विड में, लिक्विड मोलिक्यूल के अलावा अगर कोई भी मोलिक्यूल, कोई भी अदर सब्सटेंस के मोलिक्यूल रहता है तो उसको हम लोग जनरली इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ अभी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डिज़ोल्व, एक होगा आपका डिज़ोल्व जो कि लिक्विड के साथ घुल मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड में घुल जाएगा, तो वो है डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़। एंड दूसरा है आपका नॉट डिज़ोल्व, नॉट डिज़ोल्व जो कि घुलता मिलता नहीं है, लिक्विड के साथ मिल नहीं जाएगा। जैसे कि पानी में अगर हम लोग नमक डालेंगे या फिर चीनी डालेंगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, तो वो होगा डिज़ोल्व। अगर हम लोग पानी में क्या डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी क्या पानी के साथ घुलेगा? या फिर हम लोग सैंड अगर डालते हैं, पत्थर डालते हैं छोटे छोटे, तो वो नहीं घुलेगा, तो वो होगा नॉट डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़, ठीक है ना। तो अभी डिज़ोल्व में भी दो काइंड हो सकता है, एक तो आपका ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ओके, एक तो आपका हो सकता है ऑर्गेनिक एंड दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। तो अभी बात करते हैं, अगर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ रहता है, ऑर्गेनिक डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ रहता है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज डिक्रीज़ होगा। तो इस केस में सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, घट जाएगा। ओके, अगर लिक्विड में इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ रहता है तो फिर सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? अभी एग्जांपल लेते हैं। ऑर्गेनिक बोले तो जैसे कि जिसमें जो सभी सब्सटेंस में कार्बन एंड हाइड्रोजन रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कह सकते हैं, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के अलावा अगर दूसरा कोई नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन ऐसा कुछ भी रहे तो वो हो जाएगा क्या दोस्तों? इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम लोग मेनली देखते हैं, एंड इनऑर्गेनिक कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी होते हैं कंपाउंड, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बात समझ में आया? इम्प्यूरिटीज़ में दो तरह के इम्प्यूरिटीज़ हो सकते हैं, एक तो डिज़ोल्व जो कि घुल जाता है, दूसरा जो कि नहीं घुलता है। अब जितने भी इम्प्यूरिटीज़ घुल जाते हैं उनमें से हम लोग उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़, एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़। अगर लिक्विड में ऑर्गेनिक डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ रहता है तो फिर लिक्विड का सरफेस टेंशन घट जाएगा। ओके, अगर लिक्विड में इनऑर्गेनिक डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ रहता है तो फिर सरफेस टेंशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अभी बात करते हैं नॉट डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़। अगर पानी में हम लोग मिट्टी कुछ डाल देते हैं, ओके, सैंड डाल देते हैं, तो फिर क्या चेंजेस हो सकता है ये देख लो, ठीक है। इसके केस में क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज, ठीक है, घट जाएगा, डिक्रीजेस।
पानी में अगर हम लोग मिट्टी मिला देंगे या फिर पानी में हम लोग सैंड या फिर इस तरह के नॉट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ मिला देंगे तो पानी का सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। ये किसी भी लिक्विड के केस में होता है, हर एक लिक्विड के केस में ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड में मिट्टी या फिर नॉट डिजॉल्व कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो फिर उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, डेफिनेटली घटेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज, ठीक है। ओके, तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर सरफेस टेंशन घट जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फैक्टर में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इम्प्योरिटीज़ एंड टेम्परेचर। इम्प्योरिटीज़ में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ है, डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व। नॉट डिजॉल्व के केस में डेफिनेटली सरफेस टेंशन घट जाएगा, ओके। लेकिन डिजॉल्व के केस में अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होता है तो फिर सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, अगर इनऑर्गेनिक होता है तो फिर सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा। एंड टेम्परेचर अगर लिक्विड का बढ़ता है तो डेफिनेटली सरफेस टेंशन घटेगा, ओके। चलो, ये हमारा सरफेस टेंशन यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो आगे की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी को लेके। विस्कोसिटी के दो पार्ट आएंगे एंड उसके बाद हमारा फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड में से हमें जितना भी पढ़ना है, बाउनोलिस थ्योरम, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो इसमें भी हमें 2 क्लासेस करना होगा, मतलब अभी अप्लाइड फिजिक्स पूरा सिलेबस ख़त्म होने में हमें क्या सिर्फ 4 क्लास लगेंगे, ओके, 4 क्लास लगेंगे, ठीक है, ओके। एंड ये मैं डेफिनेटली 20 अगस्त से पहले ही अपलोड कर दूंगा। देन हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री पे। एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो मैं अलग से क्लासेस कराऊंगा अप्लाइड फिजिक्स 2 एंड मैकेनिक्स का, ओके। चलो ठीक है दोस्तों, चलो अपना स्टडी करते रहो, मुझे भी स्टडी करना है, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना स्टडी बराबर करते रहना, अपना ख्याल रखना। एंड क्या कहते हो, एग्ज़ाम तो सामने है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।